भारतीय राजनीति के लिहाज से यह साल बेहद अनोखा रहा। मोदी को हराने के लिए पूरा विपक्ष एकजुट हो गया, इकट्ठा हो गया, लेकिन नरेंद्र मोदी को टस से मस नहीं कर पाया। हालांकि बीजेपी को कुछ सीटों का नुकसान जरूर उठाना पड़ा। इस उपलब्धि से गदगद विपक्ष और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी अभी ठीक से जश्न भी नहीं मना पाई थी कि कुछ महीनों में उन्हें हरियाणा और महाराष्ट्र में दो बड़े भूकंप के झटके लगा दिए गए और इसके बाद अब इंडिया गठबंधन में बड़ा घमासान मच गया है। कांग्रेस सारे सहयोगी दलों के निशाने पर आ गई है। व्यूअर्स, दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस नाम ले लेकर एक दूसरे को कोसने में लगे हैं। सवाल यह है कि 2025 में देश की सियासत किस दशा और दिशा में आगे बढ़ेगी और सवाल यह भी है क्या इंडिया गठबंधन अपने आखिरी दिन गिन रहा है, अपनी आखिरी पॉलिटिकल सांसें गिन रहा है। 2025 में कांग्रेस का भविष्य क्या होगा और देश में सियासी हवा का रुख किस ओर जाएगा, यानी कौन इस बार बाजी मारेगा। आज इस खास पेशकश में इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस, सबसे सार्थक चर्चा, सियासत 2025। स्वागत है आपका, यह देश है हमारा के आज के एडिशन में। साल 2024 किसी सियासी रोलर कोस्टर से कम नहीं रहा। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। हालांकि बीजेपी को उम्मीद के मुताबिक सीटें नहीं मिली, लेकिन 6 महीने बाद ही बीजेपी ने जोरदार वापसी करते हुए हरियाणा और महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन को बुरी तरह से हराया। कांग्रेस खुद भी डूबती है और दूसरों को भी डुबोती है। वो तो अच्छा है कि यूपी जैसे राज्यों में कांग्रेस के सहयोगियों ने उससे जान छुड़ा ली। इस जीत से बीजेपी का जोश हाई है तो कांग्रेस अपनों से घिरती जा रही है। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने आजादी के बाद जातिगणना नहीं कराई, इसलिए इस बार उनकी कहीं बात बनने वाली नहीं। लड़ते यदि पारे बीजेपी के केउ बांग्ला पारे कांग्रेस तुम तो एका पारबे ना, तुम 40टा सीट पावे कि ना हमरा जानी ना। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भी अपनी रणनीति देखनी पड़ेगी कि जैसे डायरेक्ट फाइट होती है बीजेपी के साथ, कांग्रेस कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाती है। अब बारी दिल्ली की है और चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच खुलकर तलवारें खिंच गई हैं। हमें आधिकारिक सूत्रों से पता चला है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनका चुनाव का खर्चा भारतीय जनता पार्टी से आ रहा है। वो एंटी नेशनल है और उसकी कोई विचारधारा नहीं है सिवाय अपने पर्सनल एम्बिशन के। अजय माकन ने कल फर्जीवाल और देशद्रोही कहा है अरविंद केजरीवाल को। विवाद सारा उसी विषय पर है। देखिए साहब, फर्जीवाल तो हम नहीं, फर्जीवाल तो सभी कह रहे हैं, फर्जीवाल है ये। सवाल है कि आने वाले साल में देश की सियासत किस दिशा में आगे बढ़ेगी। क्या विपक्ष का गठबंधन खंड खंड होने जा रहा है? क्या क्षेत्रीय दल कांग्रेस को अलग थलग कर देंगे? और क्या दिल्ली में अब की बार फिर केजरीवाल या बीजेपी मिटाएगी 26 साल का सूखा? चलिए तो इस चर्चा में आपका अभिनंदन है, जोरदार तालियां हमारी जनता जनार्दन के लिए जो बड़ी तादाद में आज यहां पर है। और सबसे पहले नए साल का सियासी एजेंडा यानी सियासी कैलेंडर क्या है नए वर्ष का, आपको बता देता हूं। क्या कांग्रेस की सियासत क्षेत्रीय दलों के सामने और घटेगी, यानी क्षेत्रीय दल क्या कांग्रेस पे हावी हैं, चाहे वो सपा हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो सेना यानी उद्धव सेना और एनसीपी हो शरद राव पवार की। इंडिया गठबंधन अब मात्र औपचारिकता भर के लिए बचा है क्योंकि सपा पहले ही कह चुकी है कि कांग्रेस समाप्त है। आम आदमी पार्टी आज क्या कुछ कह रही है, शिवसेना ने क्या कुछ कहा है और शिवसेना ने सपा के लिए क्या कुछ कहा है।
दिल्ली में आम आदमी पार्टी की वापसी या 26 साल का बीजेपी सूखा मिटा पाएगी? क्या केजरीवाल को हराने का दम है भारतीय जनता पार्टी में, या फिर केजरीवाल दिल्ली के सबसे बड़े दबंग है? यह बड़ा प्रश्न है। 2024 में स्कोर 3-2 रहा, यानी लोकसभा, महाराष्ट्र और हरियाणा बीजेपी जीती और विपक्ष 2 जीता, यानी झारखंड और जम्मू कश्मीर। 2025 में ईवीएम पर क्या थम जाएगा घमासान? इन्हीं बड़े प्रश्नों के साथ, इस बड़े सियासी कैलेंडर के साथ आज की चर्चा में आपका अभिनंदन है। एक एक करके मेहमानों का स्वागत करिए। शहजाद पूनावाला, भारतीय जनता पार्टी के तेज तरार प्रवक्ता, 2024 में छाए रहे हर जगह। डॉक्टर अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के तेज तरार स्टार प्रवक्ता, 2024 में छाए रहे हर तरफ। विवेक श्रीवास्तव, इंडिया अलायंस की इन्होंने रणभेरी बजाई और कहा कि इस बार बीजेपी को रोक के दिखाएंगे, एक बार फिर मैदान में है। माधव आनंद है, जिन्होंने कहा कि एनडीए एक बार फिर 2024 में वापस आएगा और आया। तमाम लोगों का स्वागत है इस चर्चा में। प्रोफेसर अनवर पाशा भी राष्ट्रीय जनता दल के जुड़ेंगे। थोड़ा लेट कर दिया हजूर ने आते आते, लेकिन आप सबका एक बार फिर अभिनंदन है। तो इस चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं आपसे। शहजाद पूनावाला, खेल बड़ा है, खिलाड़ी भी बड़े हैं, लेकिन इस खेल के खिलाड़ियों को शायद यह पता है कि साल 2024 के साल में बीजेपी को भी मशक्कत खूब करनी पड़ी है। क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो क्योंकि एक दुखद समाचार हम लोगों के बीच में आया है कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित की और मुझे लगता है यहाँ पर सभी मौजूद लोगों की तरफ से भी मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। देश का एक बहुत ही बेहतरीन आर्थिक विशेषज्ञ और एक कर्मठ जनसेवक हमसे छिन गया है। देखिए, दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, अभी आपने जो ओपनिंग की अमीश जी, आपने कहा कि इनकी उपलब्धि रही कि इन्होंने हमें 240 पर रोक लिया, पर तीसरी बार भी एनडीए सरकार बनी और तीसरी बार एनडीए सरकार बनने के बाद 2024 में हम सबसे बड़ी तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बने। हम दूसरे नंबर पे आए मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में, हम तीसरे नंबर पे आए स्टार्टअप इकोसिस्टम में, चौथे नंबर पे आए स्टॉक मार्केट में, पाँचवें नंबर पे आए जीडीपी से और छठे नंबर पे आए स्पेस प्रोग्राम में। पर इनकी उपलब्धि क्या है कि मोदी को रोको, मोदी को रोको। चलो, मोदी को रोकने के लिए इन्होंने निकाह तो कर लिया, पर मैं इनसे सिर्फ पूछना चाहता हूं, अब देखिए कांग्रेस की स्थिति क्या हो चुकी है। आप रेलवे स्टेशन जाते हो तो कभी कभार एक पैकेज पड़ा रहता है, कोई क्लेम नहीं करता, तो अनाउंसर बोलता है ये पैकेज किसका है, ना कोई पैकेज उसको लेने को तैयार है, ना पैकेज किसी का है बोलने को तैयार हो। कांग्रेस उसी पैकेज की तरह बन चुकी है। अब देखिए, लेफ्ट वालों ने अभी बयान दिया है वायनाड में कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीग जैसे बिहेव करती है। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 9 बाइपोल में 1 सीट नहीं दिया। आरजेडी और टीएमसी ने बोला नेतृत्व बदलो राहुल, तुमसे ना हो पाएगा। वो मीम देखा है ना आपने, तिग्मांशु धूलिया वाला, तुमसे ना हो पाएगा राहुल। अभी आम आदमी पार्टी ने कह दिया है कि आप बोझा हो, हम आपके साथ गठबंधन नहीं करेंगे। उद्धव सेना की प्रियंका चतुर्वेदी बोल रही थी आपकी वजह से हम हारे। तो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जनता ने 90 नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित करने के बाद अब उनके एलाइज भी नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित कर। और मैं केवल एक सवाल इन दोनों से पूछना चाहता हूं, आज ये दोनों लोग बहुत बड़ी हैसियत में हैं यहाँ पे। इंडिया अलायंस के सेकंड बिगेस्ट पार्टी है ये, और इंडिया अलायंस के इंटेलेक्चुअल गॉडफादर ये है। इनके पास सीट हो ना हो, इनके पास सिद्धांत सारे हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अब आम आदमी पार्टी ने बोला कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है, इनको बाहर करो, आपका स्टैंड क्या है? ठीक है, मैं उनका स्टैंड ले लूंगा, लेकिन प्रोफेसर अनवर साइकिल का तो स्टैंड होता ही है। जी, साइकिल का तो स्टैंड होता ही है। प्रोफेसर अनवर पाशा भी हमारे साथ हैं। आइए पाशा साहब, जोरदार तालियां अनवर पाशा के लिए भी। जी, अभी आपने सुना शहजाद पूनावाला ने क्या बोला। क्या आपको लगता है अनुराग भदौरिया, खेल बिगड़ रहा है या कोई खेल बिगाड़ रहा है? क्योंकि आप भी खिलाड़ी पक्के हैं। देखिए, सवाल यह है कि अभी उत्तर प्रदेश में आपने देखा लोकसभा का चुनाव हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी समाजवादी के मुकाबले, इंडिया गठबंधन के मुकाबले बुरी तरह हार गई। हम 43 सीट लेके आए, वो 33 सीटों पे सिमट गए। और ये सच है कि रीजनल पार्टी इस देश के अंदर में मजबूत हैं। जहां जहां जिस प्रदेश में रीजनल पार्टी है वो मजबूत हैं, और रीजनल पार्टी ही इस देश की ओरिजिनल पार्टी है। राष्ट्रीय पार्टी तो नहीं रोक पा रही भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन रीजनल पार्टियों ने भारतीय जनता पार्टी को हराया है अपने अपने प्रदेशों में, चाहे पश्चिम बंगाल हो या उत्तर प्रदेश हो। सवाल यह है कि लगातार ये भारतीय जनता पार्टी हार रही है, उसके बाद भी, और 2025 में साफ भी हो जाएगी, ये भी हम बता दें। अभी हमने उनको हाफ किया है ना उत्तर प्रदेश के अंदर में,
और देश में 240 पे आए हैं, अभी बैसाखी पे हैं, और बैसाखी भी कहां से ली है? वो भी इंडिया गठबंधन की बैसाखी ली है। पीडीपी के साथ है और नीतीश जी के साथ है, जो इंडिया गठबंधन के साथी थे, उन्हीं के साथ बैसाखी पे टिके हैं। टीडीपी, और टीडीपी कब उनके साथ से और नीतीश जी किधर इधर चले आए और पता नहीं कब वो पैदल हो क्या नीतीश जी? नहीं, नीतीश जी आ सकते हैं कैलेंडर के साथ साथ नीतीश जी भी बदल सकते हैं, आ ऐसा सकते हुआ हैं है। भाई। 23 में कहीं कहीं और, 24 में कहीं और, 25 में फिर वही। नीतीश जी अन्याय को बहुत ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाते। क्यों बीपी बढ़ा रहे हैं शहजाद पूनावाला का? बीपी बढ़े या शुगर बढ़े, लेकिन देश का बीपी ठीक होना चाहिए, देश के लोगों का शुगर ठीक होना चाहिए, देश के बच्चों को उनका अधिकार मिलना चाहिए, उनके महिलाओं को और वहां के छात्रों को। ये अधिकार जो बीजेपी छीन रही है, उन्हें वंचित कर रही है, हमें धर्म के राजनीति में फंसा के ये नहीं होना चाहिए। विवेक ये बात बोली, एक लॉजिकल बात बोली कि रीजनल पार्टी रोक पाती है, राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस नहीं रोक पाती। क्या कांग्रेस पार्टी बोझ है इस समय इंडिया अलायंस पर? नहीं, देखिए, आपको यह मानना पड़ेगा कि कांग्रेस का एक इतिहास रहा है, आजादी के पहले का, उसके बाद का। इतने सारे प्राइम मिनिस्टर्स दिए हैं, 2 प्राइम मिनिस्टर मिसेस गांधी और राजीव गांधी शहीद हुए हैं इस देश के लिए, तो इस तरह से कांग्रेस को नकारना ठीक नहीं है। आज भी करीब 100 सीटें कांग्रेस के पास हैं इंटेलेक्चुअली। किसके सहारे पर है? नहीं, 100 सीटें तो अपनी लाए हैं, हर राज्य में कांग्रेस का प्रेजेंस है। सपा के सहारे पर यूपी में जीते। मैं ये नहीं कह रहा, हर स्टेट का अपना एक सुपरस्टार जरूर है। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस है, यहां पे अरविंद केजरीवाल है, मैं अभी आपसे बात कर रहा था, समाजवादी पार्टी ने लीड किया, लेकिन कांग्रेस ने रिस्पेक्ट दी है। कांग्रेस ने अखिलेश जी को रिस्पेक्ट दी, फोन पे बात हुई, कहा 9 की 9 सीटें सपा के सिंबल पे लड़ने के लिए हम तैयार हैं। उसी प्रकार से रिस्पेक्ट दी। हाँ, मतलब उनको कौन सी पार्टी बुलाया? अखिलेश जी ने बोला कांग्रेस समाप्त हो रही है, वो देखिए बड़ी रिस्पेक्ट चल रही है। संदीप दीक्षित आम आदमी पार्टी को बड़ी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, और अजय माकन ने तो केजरीवाल को बड़ी रिस्पेक्ट दी है। ये एक पैराडॉक्स है इस मुल्क के अंदर, जो आज नहीं 1947 से चलता चला आया है। कुछ राज्यों में हम हमेशा लड़े हैं, 24 और 25 नहीं 2024-25 की भी मैं बात कर रहा हूं आपसे। लेफ्ट लड़ती रही है, केरल में हम लड़ते रहे, और पहले तो हम लोग जब बंगाल में थे तो बंगाल में भी कांग्रेस से ही लड़ते थे। इंडिया अलायंस क्या कांग्रेस के बिना हो सकता है, जैसा आम आदमी पार्टी ने बोला कि इनको बाहर करना चाहिए? देखिए, एक कंसेप्ट था पहले, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपको नॉलेज है, तीसरे मोर्चे का एक कंसेप्ट कि नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस एक फ्रंट बनाने की हमेशा मुहिम उस मुल्क में रखी गई कि भाई हम दोनों तरफ नहीं रहेंगे। लेकिन आज की स्थिति में बिना कांग्रेस के बीजेपी को चैलेंज नहीं कर सकते। इंडिया अलायंस के अंदर कांग्रेस का एक महत्व जरूर है, नंबर ऑफ सीट्स भी हैं, तो हर राज्य में प्रेजेंस भी है। शिवसेना क्यों बाहर करना चाहती है कांग्रेस? कोई नहीं बाहर करना चाहता क्या है। बात कर रहे हैं? खुल्लम खुल्ला बोला है, वो ऋषि कपूर साहब का गाना है, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों। भाई, यहां पर कहा जा रहा है कि खुल्लम खुल्ला कांग्रेस को बाहर करेंगे हम सब मिलकर। फरवरी तक इंतजार कर लीजिए, फरवरी तक इंतजार कर लीजिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस फिर इकट्ठे डुएट सॉन्ग गा रहे होंगे। अच्छा, ठीक है। एक चीज याद रखना, 2025 में भारतीय जनता पार्टी साफ है, ये आप मान के चलिए। क्योंकि देखिए भारतीय उसका रीजन क्या है, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ना तो बाबा साहब का सम्मान कर पा रहे हैं 2024 में, आपने देखा जाते जाते, ना ही वो देश की जनता का सम्मान कर पा रहे हैं। देश की जनता को सिर्फ उन्होंने उलझा रखा है। ये देश अनेकता में एकता वाला देश है। ये अनेकता शब्द हटा के सिर्फ एक रखना चाहते हैं। क्या इस देश में एक झंडा चलेगा? क्या इस देश में चलेगा तो तिरंगा चलेगा, सिर्फ यहाँ तिरंगा चलेगा और कोई झंडा नहीं चलेगा। तिरंगा चलेगा, तिरंगा, और भारत माता की जय होगी, हिंदुस्तान की जय होगी, किसी पार्टी की जय नहीं होगी, सिर्फ भारत माता की जय होगी इस देश के अंदर में। अच्छा, कांग्रेस की जय करें, उसके पर अजय करें। मैं कह रहा हूं भारत हम एक है, भारत नहीं, इंडिया गठबंधन एक है, इंडिया गठबंधन एक है, कांग्रेस एक है, इंडिया गठबंधन एक है। अखिलेश जी ने क्यों बोला कांग्रेस समाप्त है? इंडिया गठबंधन, अखिलेश जी ने क्यों बोला कांग्रेस समाप्त है? मैं आपको एक चीज बोल दूं, एक तय मानिए, इंडिया गठबंधन में बहुत मजबूत नेता हैं, अपनी बात रखने में सक्षम है। इनके यहाँ मजबूत नेता हैं जो अपनी बात नहीं रख पाते। मैं माधवानंद आपके पास आऊंगा, आप तो जेपी नड्डा की जो घर मीटिंग हुई उसमें भी मौजूद थे। ओके, इन्होंने कहा फरवरी में ड्यूएट सॉन्ग गाएंगे। मैं तो बता रहा हूं कि अभी गाना गा रहे हैं, पंजाब में गा रहे हैं हम आपके है कौन, और दिल्ली में गा रहे थे हम साथ साथ है, अब हो गया अकेले हम अकेले तुम, और फिर बोलेंगे कभी अलविदा ना कहना। आप सुन लीजिए 10 सेकंड और। अभी जी आपने इतना लंबा दोनों को दिया, अमीश जी 10 सेकंड और। देखिए इन्होंने सही कहा, इन्होंने कहा पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स नहीं है भाई साहब, इसको बोलते हैं म्यूचुअल कन्वीनियंस है। मतलब केरल में कुश्ती करेंगे, जमाते इस्लामी से गठबंधन है कांग्रेस का, ये पिनराई विजयन ने कहा, इनके सीनियर मोस्ट नेता ने, और दिल्ली में आके दोस्ती करेंगे सेकुलरिज्म बचाने के लिए। इसको बोलते हैं नो मिशन नो विजन, ओनली कमीशन, ओनली डिवीजन, ओनली कंफ्यूजन, ओनली ऑब्सेशन विद मोदी जी। और इनको आखिरी बात इन्होंने बोला एक झंडा होगा। मैंने आपके पीछे विवेक अपनी टर्न पे अभी अनुराग जी ने बोलते बोलते, क्योंकि इनकी गाड़ी
गाड़ी इतनी तेज चलती है तो कभी कभी कहाँ इधर उधर, अरे तो एक झंडा ही रहेगा। ऐसा सुनिए, नहीं आप तो भगवा की भी आप सोचते हो कि भगवा झंडा पूरे देश में लहराएगा, देश में तिरंगा लहराएगा, ये आप लोग तिरंगा लहराएगा। गलत मैंने आपके बीच में नहीं बोला, तो आप उसको छोड़ो मत। अनुराग जी, एक झंडा लाने की प्रक्रिया कब हुई? जब 370 को कब्र में दफनाकर देश में जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक तिरंगा लहराया। कांग्रेस और एनसी ने कहा कि वहां पर दूसरा संविधान होना चाहिए। अब बताइए स्टैंड आपका कि एक निशान या दो निशान होना चाहिए, एक संविधान या दो संविधान? अरे रेजोल्यूशन जी एनसी ने रेजोल्यूशन लाया कि नहीं लाया? 370 को वापस लाने का रेजोल्यूशन लाया एनसी ने। आप झंडा है और रहेगा। ओमर अब्दुल्ला को बोलो, ओमर अब्दुल्ला की सरकार में शामिल है, आप मानते हैं इस बात को? तिरंगा, ओमर अब्दुल्ला की बात को मानते हैं? मानते कि नहीं मानते? तिरंगा नहीं, बिल्कुल तिरंगा है, तिरंगा था। नो भगवान, नो एक सेकंड, ये तिरंगा, अनुराग शांत, अनुराग दोनों शांत। विवेक जी आपको शांत होना पड़ेगा, शांत होना पड़ेगा। देखिए, तिरंगा था, तिरंगा है और तिरंगा ही रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो बार बार कहा जाता है भगवा तिरंगा, उस तिरंगे में भगवा भी आता है, उस तिरंगे में भगवा भी आता है। उसी संविधान में राजा राम आते हैं और उसी संविधान में गौतम बुद्ध भी आते हैं। तो मेरा पॉइंट ये है कि जी ना 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड, सॉरी माफी चाहता हूं। जम्मू कश्मीर के ओमर अब्दुल्ला जिसकी सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का अलग झंडा हो। अब स्टैंड लीजिए कि ओनली तिरंगा या जम्मू कश्मीर का झंडा, बोलिए। क्या स्टैंड था? विवेक, एक संविधान, एक विधान, ओके, विवेक 20 सेकंड। 2025 की जो राजनीति आने जा रही है, 2024 में आपने बहुत सही कहा कि इनको बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। 400 पार का नारा लगा रहे थे, 240 पे माइनॉरिटी में आए। और आपको भी यार एक बात बताइए विवेक जी, देखिए अब तो 24 का चुनाव खत्म, मैं 25 बता देता हूं। 24 में सारे चुनाव खत्म हो गए, 2024 का साल भी खत्म हो गए। एक बात बताइए, मतलब आप पूरे इंडिया अलायंस की सीटें अगर मिला लें तब भी भारतीय जनता पार्टी के बराबर नहीं है, और आप भंगड़ा ऐसे डाल रहे हैं कि जैसे पता नहीं आप 500 में से 400 सीटें आप लेकर आ रहे हैं। मतलब कुछ तो सोचिए। आप सुनिए, मैं पहली बार देख रहा हूं, मुझे 23 साल हो गए पत्रकारिता करते करते, एक पॉलिटिकल गठबंधन चुनाव हार गया, एक पॉलिटिकल पार्टी चुनाव हार गई, लेकिन वो गाने ऐसे गा रहे हैं कि जैसे वो चुनाव जीत गए हैं, वो भंगड़ा ऐसे डाल रहे हैं जैसे चुनाव वो जीत चुके हैं 2024 का। और यही हुआ हरियाणा के अंदर। आप जलेबी बना रहे थे, जलेबी इन्होंने खाई। महाराष्ट्र के अंदर आप लड्डू और मोदक बना रहे थे, लेकिन इन्होंने खाए, एनडीए ने खाए। यानी आपको समझना होगा, ये मोदी और अमित शाह और एनडीए गठबंधन आसानी से हारने वाला गठबंधन नहीं है। लाइटर नोट में इनको दूसरे की जलेबी और लड्डू खाने का बड़ा शौक है। हम दूसरों की नहीं खाते, सुन लीजिए, हम बना के खाते हैं। ओके 2025 के अंदर इंडिया अलायंस कई आंदोलन करेगा। सबसे पहले सेंटर पॉइंट पे रखेंगे हम लोग अंबेडकर जी को, जिनका अपमान किया, क्योंकि हमारा यह मानना है कि संघ की पॉलिसीज ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी की हैं। अंबेडकर को नहीं एक्नॉलेज करते अंदर से, यह एक बड़ा आंदोलन होगा, इसके लिए हम तैयार हैं। दूसरा आंदोलन, दूसरा तो सबसे बड़ा आंदोलन जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा, जिसके लिए तैयारी चल रही है, वो ईवीएम्स को लेकर के सड़कों पे आंदोलन हम करेंगे। हम इस बात को नहीं मानते हैं कि ईवीएम हैक नहीं हो सकता। हमने कहा या तो पैसा खर्चो और वीवीपैट लाओ हर वोट के लिए जो ईवीएम पे पड़ रहा है, वरना बैलेट पे जाओ। नहीं करोगे, इंडिया अलायंस उतरेगा। देखिए, जो 24 में रोना गाना था वो 25 में भी जारी रहेगा। कुल मिलाकर ये है लबो लबा पूरी कहानी का। और मैं आपसे ये प्रश्न पूछ रहा हूं, देखिए सब चीजों का एस्टिमेशन लगाना आसान है, चुनाव कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, लेकिन नीतीश बाबू को समझना थोड़ा मुश्किल है। 23 में वो कहीं और थे, 24 में कहीं और आए, 25 में कहानी कहीं और ना चली जाए। तो क्या कुछ गारंटी है इसकी, या हमारे सामान की कोई गारंटी नहीं है? अमित देवगन जी, जो आज का मुद्दा है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपने रखा है। क्या हमने खोया क्या पाया? तो जो खोया और पाने के हम लोगों ने क्या क्या, हमारी इकोनॉमी कहाँ पहुंची, शहजाद भाई ने पूरा किया उस बात को, मैं उसको बढ़ाने चाहता हूँ। और मैं उस पर भी आता हूँ, नीतीश जी पे भी आता हूँ। जहाँ तक कांग्रेस की आपने बात की, नीतीश जी में आने में वक्त लगा रहे हैं। नहीं, जहाँ तक आपने कांग्रेस की बात की, कांग्रेस तो डूबती नाव है। जब विपक्षी पार्टियां उनकी सवारी नहीं करना चाह रही है, तो भारतवर्ष की जनता क्या सवारी करेगी? तो डूबती हुई नाव पे कोई सवारी नहीं करना चाह रहा। और कांग्रेस की दशा ऐसी क्यों हुई? आपने देखा होगा संसद के शीतकालीन सत्र में क्या हुआ।
लगभग संसद की 1 मिनट की कार्यवाही में 2.5 लाख रुपए खर्चे होते हैं। लगभग इसका कैलकुलेट किया जाए तो 1 घंटे में लगभग 1 करोड़ रुपया खर्चा होता है। लेकिन संसद का शीतकालीन सत्र कैसा रहा? और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे जिस तरह विपक्षी पार्टियों ने हंगामा करने का काम किया, हम लोगों ने सदन में देखा कि तख्तियां लहराया जाता था, कागज फाड़ के फेंक दिए जाते थे, बिल की प्रतियां सभापति के ऊपर फेंक दिया जाता था, तमाम चीजें देखे। लेकिन इस बार तो हद हो गई जब महिला सांसदों के साथ कांग्रेस के माननीयों ने धक्का मुक्की करने का काम किया। कई सांसदों को चोट लगी, किसी को घुटने में चोट लगी, किसी के सर फट गए और उसको नौटंकी करार दिया गया। नमित देवगन जी, उसको नौटंकी करार दिया गया। जिस बाबा साहब अंबेडकर के नाम पे सारी घटना घटित हुई, आज बाबा साहब की आत्मा भी उसको दिखा सकते हैं। एक तथ्य नहीं है आपके पास, जाना चाहती है, एक तथ्य आपके पास नहीं है। मैं माननीय गृह मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, पहली बार बोल रहे हैं गृह मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस तरह सदन के पटल पे उन्होंने कांग्रेस का पोल खोलने का काम किया, कि कांग्रेस ने किस तरह बाबा साहब अंबेडकर को अपमानित करने का काम किया, किस तरह संविधान को बदलने का काम किया। मैं आदरणीय नीतीश जी पर आप कुछ नहीं बोल रहे, आपकी खामोशी बहुत कुछ कह रही है। जहां तक आपने कही हम लोग के एनडीए, मेरा एनडीए, हम लोग का एनडीए अलायंस पूरी तरह इंटैक्ट है। नीतीश चाचा हमारे साथ हैं, खुद ही प्रोटेस्ट करते हैं, आगे भी रहेंगे। ये खुद ही हम आपको बताना चाहता हूं, प्रोटेस्ट करते हैं, कहीं दो मत वाली बात नहीं है। अरे ठीक है, पूरा एनडीए गठबंधन एकजुट है और एनडीए का कुनबा और बढ़ेगा, एनडीए का कुनबा और बढ़ेगा और इंडिया अलायंस के कई ऐसे साथी होंगे जो एनडीए से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये बड़ी बात बोल रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस की सवारी कठिन है साल 2025 के अंदर? क्योंकि जो हरियाणा में उनके साथ हुआ, जो उनके साथ खास तौर पर हमने महाराष्ट्र में होते हुए देखा, बिहार में आपको भी बड़ी मुश्किल होगी 25 के अंदर, क्योंकि चुनाव है। अमीश जी, मैं अपनी बात एक शेर से शुरू करूं। बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। क्योंकि जिस तरह की बातें आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उनके अलायंस की तरफ से, उसी संदर्भ में मेरा एक शेर है। जी जी जी। मैं सच कहूंगा मगर फिर भी हार जाऊंगा, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। ये स्थिति है आज इस देश की। 24 जो था 2024 वो ट्रेलर था, और उस ट्रेलर में आपने देखा, जिसको आप कह रहे हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी की जीत हो गई और इंडिया गठबंधन की हार हो गई, बिल्कुल उसके विपरीत है। ये सोचने का फर्क है। अच्छा, 24 हमारा था, इंडिया गठबंधन का साल था 24, और उस ट्रेलर में हमने ये दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी जो 400 का नारा देकर उड़ रही थी आसमान में, हमने उनको ग्राउंड पर ला दिया, 24 हमने ट्रेलर उनको था जमीन पर। और आपने कहा 24 ट्रेलर था, 24 जीत हमारी थी, हमने संविधान को बचा लिया। तो आप चाहते हैं संविधान की जीत थी 24, ईश्वर से 2024 का इलेक्शन संविधान की जीत का इलेक्शन था, और हम उस लड़ाई में जीते। संविधान को बचा लिया हमने, लोकतंत्र को बचा लिया हमने, ये हमारी जीत रही है, और उसी तरह से 2025 में भी हम जीतेंगे। और इस देश के संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र को बचाएंगे, बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिष्ठा को बचाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, जिस तरह की जनता के मुखालिफ जो नीतियां हैं, हम उन नीतियों के खिलाफ लड़ेंगे। किसानों का सवाल हो, बेरोजगारों का सवाल हो, नौजवानों का सवाल हो, छात्रों का सवाल हो, हम उन सवालों पर लड़ते रहेंगे, और 24 का रास्ता हमारा बिल्कुल साफ है। लेकिन आप कह रहे हैं कि आपने बोला कि 24 का जैसा 24 आपके लिए बहुत अच्छा साल था, तो आप अपने खुदा से, ईश्वर से यही कामना करते हैं कि जैसा आपका 24 रहा वैसे ही 25 रहे? उससे आगे जाएंगे। कामना अगर करनी है खुदा से, तो हमने जो जीत हासिल की थी, उसमें जो थोड़ी कसर रह गई, पूरी करेंगे 25 में। हम उसका अपनी बारी को विराम दीजिए। अब शहजाद पूनावाला की बारी। आपने काफी लंबा बोला। अभी विवेक श्रीवास्तव जी बहुत दुहाई दे रहे थे एनडीए में क्या हो रहा है उसके विषय में। एनडीए की तो मीटिंग अभी हुई, माधव जी उस मीटिंग में शामिल भी थे नड्डा जी के घर पे। पर मैं विवेक जी से पूछना चाहता हूँ, Muslim was a communal party, communal Muslim alliance behind Rahul and Priyanka victory in Wayanad, says A. Vijay Raghavan, पॉलिट ब्यूरो मेंबर। पॉलिट ब्यूरो इनकी सबसे सर्वोच्च संस्था है। ये तो पॉलिट ब्यूरो को सब चीज के ऊपर मानते, संविधान के ऊपर भी मानते हैं। तो अब इनसे पूछिए कि पॉलिट ब्यूरो के मेंबर ने जो बोला है सही बोला है, गलत बोला है? दूसरी बात, इन्होंने अभी कहा कि ये संविधान की लड़ाई है। पाशा जी एक बार बताइए, यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में है? अंबेडकर जी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहते थे, यूसीसी की वो परिकल्पना करते थे, और बोले जामिया में होना चाहिए। एक बार बोल लीजिए कि मुस्लिम पढ़ लीजिए, बोलिए, जहालत मत फैलाइए। संवैधानिक प्रावधान है,
संवैधानिक प्रावधान है। SC आरक्षण ना देना जामिया में, बिल्कुल आप मानते हैं इस बात को? बिल्कुल आप मानते हैं इस बात को? बताइए, कुछ भी बोलना है, बाकी सारी कहानियां बाद में। कुछ भी बोली जा रही है। संविधान में प्रावधान है मुस्लिम पर्सनल लॉ का, ये गलत है क्या? एक सेकंड, संविधान में प्रावधान है, मुस्लिम आरक्षण का प्रावधान है, समय मुस्लिम आरक्षण का प्रावधान है, दिखा दीजिए। अगर ये गलत था, मुस्लिम आरक्षण का गलत था तो क्यों रखा गया? मुझे बताइए। प्रोफेसर पाशा, अभी आपने बोला प्रावधान है, आपकी बात से मैं एग्री करता हूं। एक बात बताइए, ये शरिया का कुछ ही हिस्सा चाहिए? गृह मंत्री अमित शाह ने जो बोला, सारे हिस्से मानिए ना शरिया के। फिर जिसको जो चोरी करे उसके हाथ काटने का भी प्रावधान रखिए, जो रेप करे उसके साथ क्या होना चाहिए, सारे शरिया के प्रावधान देश में लागू करिए ना। फिर मतलब शरिया के सिलेक्टिव प्रावधान आपको चाहिए क्या? गुमराह कर रहे हैं। मैं गुमराह नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं। शरीयत का कोई प्रावधान संविधान में नहीं है। हमारा संविधान डेमोक्रेटिक है, सेकुलर है, और उसी में ओके ऑडियो साउंड सुनना पड़ेगा। पाशा जी ने बोला हमारा संविधान डेमोक्रेटिक है, सेकुलर है, संविधान में मुस्लिम आरक्षण की कहीं पर प्रावधान है? कांग्रेस पार्टी ने बकायदा, आरजेडी ने बकायदा, समाजवादी पार्टी ने बकायदा मुस्लिम आरक्षण की पहल की, ओबीसी आरक्षण में से काटकर मुसलमानों को दिया। और वोट जिहाद की बात महाराष्ट्र के चुनाव में की, सुन लीजिए, बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए, जहां पर नौमानी और सज्जाद नौमानी ने कहा कि वोट जिहाद होना चाहिए और सारे मुसलमान एक हो। मुझे बता दीजिए, अब अगर ये आरक्षण के साथ है, सुन लीजिए, अगर ये आरक्षण के साथ है, जेएमयू में SC ST आरक्षण होता था, उसको काट दिया गया कांग्रेस राजनीति की सरकार में। एक बात पूछिए कि क्या वो SC ST आरक्षण के साथ है, हाँ या ना, या मुस्लिम आरक्षण के साथ है? बोलिए एक बार। झूठ फैला रहे हैं आप। जो सवाल पूछा जाता है वो अपना हाथ खड़ा करें। मैं भदौरिया जी से पूछना चाहता हूं कि इंडिया अलायंस के हैं ये, तो आम आदमी पार्टी के विधायक जिस ढंग से दिल्ली में भी गुंडागर्दी कर रहे हैं, और ये जिस ढंग से अब आपके ग्रुप में भी गुंडागर्दी कर दी इन्होंने, और ये अलायंस में भी कहा कि अगर कांग्रेस के ये अजय माकन जी वगैरह इनको हटाएंगे नहीं तो या तो कांग्रेस को हटाइए या हम इंडी ग्रुप छोड़ें। तो आपके ग्रुप में भी अब इंडी ये गुंडागर्दी शुरू कर दी आम आदमी पार्टी ने, तो आप किसके साथ जाएंगे? ओके, ये तो आम आदमी पार्टी के साथ है, ये सवाल पूछना गलत है। अखिलेश यादव जी जो बकायदा रैली करके आए हैं आम आदमी पार्टी के पक्ष में, मुझे लगता है इस प्रश्न का जवाब विवेक जी से को देना चाहिए। विवेक जी, एक प्रोफेसर पाशा अपनी टर्न पे बोलिए। प्रोफेसर जवाब नहीं दे पा रहे क्या? अनुराग शब्दों की मर्यादा की जवाब नहीं दे पा रहे आप, शब्दों की मर्यादा मत तोड़िए। जवाब नहीं दे पा रही, बताओ। हमारे डिफरेंसेस हो सकते हैं, हम कर रहे हैं। ठीक है, आप अपनी बात को रखा। अच्छा ठीक है, आपको शब्दों पे आपत्ति है, आपकी बात को पॉइंट टेकर। ओके, देखिए, सबसे पहली बात है, एंटी नेशनल शब्द यूज किया गया माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के लिए। ये गलत है। अरविंद केजरीवाल एंटी नेशनल नहीं है, और सीधी सी बात है, जब वो थे, उनको इंप्रिजन किया गया था, तो पूरा इंडिया अलायंस इंक्लूडिंग द कांग्रेस पार्टी प्रोटेस्ट कर रहा था। तो कोई ना कोई एक्शन तो भाई कांग्रेस समझाए उनको, उनसे बात करे, जो प्यूनिटिव एक्शन ले। ये तो गलत है ना। ये जो समाजवादी पार्टी है, ये क्या बीजेपी की बी टीम है? ये मैं नहीं बोला, आदित्य ठाकरे ने बोला है। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम इसको नहीं मानते। वहां पे मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ जरूर हुई है महाराष्ट्र में, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट घटक दल है। इनकी वजह से इंडिया अलायंस उत्तर प्रदेश, जो कि सबसे बड़ा राज्य खड़ा है, ये कमाल की मोहब्बत है, जिसके ये वही मोहब्बत है जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी 22 पार्टियों की सरकार जब चलाते थे, और जयललिता और तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी उसकी पार्ट होती थी। ये वही मोहब्बत है जी अलायंस में होती है। अटल जी वाली मोहब्बत की बात मत करिए आप, वो कर नहीं पाएंगे आप। ओके, अमित देवगन जी, आपकी पूरी कोशिश है कि इंडिया अलायंस एकजुट हो। मैं आपकी कोशिश को समझ रहा हूं, और लोकतंत्र के लिए जरूरी भी है, लोकतंत्र के लिए जरूरी भी है। लेकिन यहां आप देख लीजिए, एक स्वर नहीं है, हम लोग के यहाँ एक स्वर है, एक स्वर से हम लोग बात करते हैं। लेकिन यहाँ अरविंद केजरीवाल कुछ और बोलते हैं, अखिलेश यादव जी कुछ और बोलते हैं, अनुराग भाई कुछ और बोलते हैं। दूसरी बात, मेरी बारी है। माधव आपका नाम नहीं है, माधव मेरा नाम है। आपसे मैं आग्रह कर रहा हूं कि आप अपनी बात कीजिए। जहां तक धर्म के आधार पे बात है, जहां तक धर्म के आधार पर आरक्षण की बात है, आदरणीय गृह मंत्री जी ने सदन के पटल पे कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर ने भी इस चीज की पुष्टि की कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये लोग तुष्टिकरण के राजनीति करते हैं, तुष्टिकरण का ये लोग, यही स्थिति है कि लोग। आज मेरा निवेदन है, ये देखिए, एक तरह से 2025 के आते हुए 2025 की चर्चा है। मैं रुक करता हूं अनुराग भदौरिया का। अनुराग भदौरिया, पॉइंट बहुत डायरेक्ट है। आपके नेता राहुल गांधी हैं, आप मानते हैं इस बात को, क्योंकि आपकी आवाज एक है,
इंडिया अलायंस के साथ। आपके नेता राहुल गांधी हैं। देखिए पहले मैं अपनी बात कह दूं, बहुत नहीं, देर बाद पहले मेरे आप आए। सवाल का जवाब बात तो कह लो। महाराज, इतना तो जरूरी बात बना, ये झूठ सच बोल के चले जाए, ताली पिटवा ले, आप लोग समझ में नहीं आ रहा है। ये वही पार्टी है जिसने पीडीपी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई थी कश्मीर में, 3 साल सरकार रही है। ये जो लंबी लंबी बातें मार रहे हैं, ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं टीडीपी के साथ आज सरकार सत्ता में, जो टीडीपी कहती है 4% हम मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे, उसी के साथ है ये सत्ता के साथ हैं। आप ताली मत पीटो, ये सत्ता पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। जिसको करप्ट बोलते हैं, जब इनको सत्ता बनानी होती है उसको पार्टी में ले आते हैं। चक्की पीसिंग को जिसको बोलते हैं उसको यहां मंत्री बना देते हैं। इनको जब सत्ता चाहिए होती है किसी चीज से समझौता कर लेते हैं। आज बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, ये नहीं बोल रहे हैं, ये नहीं बोल रहे हैं। ये क्यों नहीं बोल रहे बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है? हम कहते हैं आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ खड़े हैं, ये क्यों नहीं आगे बढ़ते? सवाल है कि हमारे देश में ये सिर्फ हमें हमारे इंडिया गठबंधन की बात करके ताली पिटवा के देश के अंदर में ये नहीं, देश को किस कगार पर खड़ा कर दिया। 80 करोड़ लोग लाइन में लगे हैं 5 किलो चावल 5 किलो आटा में, जिनको अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए था, जिनको सम्मान और स्वाभिमान से नौकरी करके अपनी रोजगार पाना चाहिए था, उसको उन्होंने लाइन में लगा दिया। आप किस पे ताली पीटते हैं? आप ताली अपनी किस्मत पे पीट रहे हैं, मुझे लगता है। आप सोच समझ के ताली पीटिए, क्योंकि ये आपके साथ भावनाओं से खेल रहे हैं। आप भावनाओं में मत रहिए, भावनाओं में ये जो जनता जनार्दन को आप डांट रहे हैं, उनको आप हड़का रहे हैं, उनको आप बोल रहे हैं कि तुम मत। एक सेकंड, राहुल गांधी आपके नेता है इंडिया अलायंस के, राहुल गांधी आपके नेता है। मेरे प्रश्न जो पूछा उसका जवाब मेरे नेता श्री अखिलेश यादव जी, बहुत बढ़िया, यही है एकजुटता। ओके, फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। आइए बढ़ते हैं आगे, सवाल पूछिए, आपका क्या है सर? ये कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है और उस पार्टी ने कहा कि आप पार्टी जो है ये देशद्रोही पार्टी है। क्या आप पार्टी को इतने बड़े अलायंस में रखना जरूरी है? क्या जरूरी है? ये एक पॉइंट आया है, ठीक है। एक सेकंड, इसका जवाब आप विवेक जी 20 सेकंड में दीजिए कि आम आदमी पार्टी को रखना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। वो घटक दल है आम आदमी इंडिया अलायंस का, आगे भी रहेगा। और अरविंद केजरीवाल को एंटी नेशनल कहा गया, ये सही नहीं है, जरूरी है, और ये कांग्रेस की ऑफिशियल लाइन भी नहीं है। एक सवाल क्या है? 2025 में प्रियंका गांधी के सांसद बनने से कांग्रेस को कुछ फायदा होगा? कांग्रेस को कुछ फायदा होगा ये प्रियंका गांधी वाड्रा पर? ये मैं शहजाद पूनावाला से जवाब ले लेता हूं, उनसे बेहतर कौन होगा जवाब देने के लिए। 2025 में अब पहले भैया थे, अब दीदी भी है, यानी डबल अटैक होगा भारतीय जनता पार्टी पर। नहीं देखिए ऐसा है, वैसे भी बंटी और बबली की जोड़ी साथ में ही चलती है। देखिए एक सेकंड, मैंने अरे मैंने क्या बोला? एक सेकंड, मैंने किसी का नाम लिया, 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 मैंने किसी का नाम लिया क्या? ठीक है विवेक, समझाने तो दो, मुझे तो समझाने दो। अच्छा चलिए चलिए चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है, बोलिए सब लोग, आपका पॉइंट टेकन है। अपने शहजाद किसी के बीच में नहीं बोले, उनके पॉइंट को नोट कर लिया है। अब मैं जवाब अपने समय से बोलिए। अभी विवेक जी ने एक चीज की, मेरे मित्र है, अच्छे मित्र है, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया। मैं उनके ऑब्जेक्शन को तब स्वीकारूंगा अगर वो मेरे एक पॉइंट को स्वीकारे। बोलिए कि वायनाड से जो कैंडिडेट जीता वो इंडिया अलायंस का कैंडिडेट था, प्रियंका वाड्रा इंडिया अलायंस की थी। खुद ने लेफ्ट का कैंडिडेट प्रियंका के सामने रखा और अब यहां पर आकर मुझे समझा रहे। बताइए क्या कंफ्यूजन है? अब सुनिए, मैंने पूरी बात नहीं करी थी। अभी यहां पे गुफ्तगू चल रही थी कि फलाने ने फलाने को करप्ट बोला, अपनी पार्टी में ले लिया। सुनिए, मुलायम सिंह यादव ने चोरी कर रखी है, मायावती ने चोरी कर रखी है, सबने चोरी कर रखी है। और अगर ये पार्टियां जन लोकपाल बिल पास कर देंगे तो ये सारे, ये आपको कल तक भ्रष्टाचारी कह रहे थे, आपसे साथ ले लिया। अब तीसरी बात, पूरी बात होना दी। अभी आंबेडकर जी की भी बड़ी प्रशंसा कर रहे थे, करनी चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि इनके नेता आजम खान ने बोला प्रतिमा के बारे में आंबेडकर जी की कि ये प्रतिमा जो उंगली दिखाते हुए वो कहती है ये जमीन भी मेरी है और आगे आग वाला प्लॉट भी मेरा है। और इन्होंने छत्रपति शाहू महाराज के नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है उसको चेंज किया। इन्होंने मेडिकल कॉलेज के नाम आंबेडकर जी के नाम पर चेंज किया। ये आंबेडकर जी के प्रति कमिटमेंट है। सुनिए, एक सेकंड, अनुराग भदौरिया आपकी बारी है। अनुराग, सीधा पॉइंट है कि अरविंद केजरीवाल तो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को, क्योंकि मैं मुलायम सिंह यादव का मेरा लाइफ का जो तीसरा या चौथा इंटरव्यू था वो मुलायम सिंह यादव जी का ही था। तो मैं पूछ रहा हूं कि उनको करप्ट कहते थे अरविंद केजरीवाल, आज उन्हीं के लिए क्या मजबूरी है कि आपको उनका सहारा लेना पड़ रहा है? देखिए, आपको ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी को किसी का सहारे की जरूरत है उत्तर प्रदेश में? समाजवादी पार्टी अपने दम पे खड़ी है और सबको पता है कि अपने दम पे कांग्रेस तो कहती है कि राहुल जी की वजह से मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। वो कौन क्या कहता है वो सबको पता है। दूसरी बात, आपको पता होगा इस देश के अंदर में इमरजेंसी लगी थी 75 में, तो कौन लड़ा सबसे ज्यादा इमरजेंसी में? जेल भी गए आदरणीय नेताजी, क्योंकि उसमें संविधान पे खतरा था। लगाई किसने थी? अरे कांग्रेस की सरकार। बोला ना, मैं बोल तो रहा हूं, सुन तो लो, ताली, अभी बात सुन लो। बोलो तो, नहीं ठीक
कांग्रेस ने, उन्होंने संविधान बचाने के लिए, हम कांग्रेस के खिलाफ भी लड़े उस समय। आज मुसीबत देश पे है तो भारतीय जनता पार्टी की वजह से है। पार्लियामेंट नहीं चलती है और ये पार्लियामेंट में धरना दे रहे हैं, सरकार इनकी है, ये धरना दे रहे हैं पार्लियामेंट में बैठ के। बताइए, जिसकी जिम्मेदारी पार्लियामेंट चलाने की है, जिसकी जिम्मेदारी देश के अंदर में कानून व्यवस्था और यहाँ पे हेल्थ व्यवस्था पुराना गाना था ठीक करने की है, वो धरने पे बैठे हैं। एक पुराना गाना था, आपने किसने सुना हुआ है? दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। ये मतलब आपने बीजेपी को फंसाने के लिए कांग्रेस को आपने बोला इन्होंने इमरजेंसी लगाई और 75 में इनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। ये बहुत बढ़िया है। सवाल आ जाए कोई और। अगर कांग्रेस दिल्ली का चुनाव मजबूती से लड़ती है तो इसका नुकसान केजरीवाल को होगा या बीजेपी को होगा? ये बड़ा बढ़िया सवाल है। आपका सवाल क्या है भाई? नए साल में खड़े होके, नए साल में बीजेपी को नया अध्यक्ष भी मिलने वाला है, तो इस पे आरएसएस और बीजेपी का क्या रिश्ते, उनके रिश्तों पे क्या असर पड़ेगा? अरे ये क्या सवाल पूछ लिया, फंस जाएंगे पूना वाला। क्या पूना वाला जी, सब कुछ ठीक ठाक है? ये सवाल है वहां से। कुछ ठीक नहीं है, ये दूसरों में झाग रहे थे, खुद ही झगड़ा ये जब इनका हो जाएगा तब। नहीं, आपका आरएसएस से कोई रिश्ता तो जवाब दीजिए। अरे क्यों नहीं, आरएसएस देश के अंदर में कुछ भी बोलेगी और आप कहोगे हम उनसे टोकेंगे नहीं। इनसे सवाल पूछ रहा हूं, आपका आरएसएस बोल रही है कि मस्जिदों में मंदिर मत खोजो, लेकिन इनके लोग तो खोजने चले जा रहे हैं। इनका आपस में चल रहा है गुत्था गुत्थी। एक सेकंड, अच्छा, गुत्था गुत्थी चल रही है। अब मैं जवाब देता हूँ। वो कह रहे गुत्था गुत्थी चल रही है, ये भी चल रहा है। हम तुम्हारे अनुराग जी, ये नहीं तरीका, ये लोग अनुराग जी को अब रोकना पड़ेगा। ये भी चल रहा है। अमीश जी बोलो। देखिए, अनुराग जी भली भांति जानते हैं कि हम लोग की संस्कृति ये नहीं है कि हम भरे मंच से अपने अब्बू जान के हाथ से माइक छीने। आपने देखा हो कि कोई बीजेपी वाले ने किसी आरएसएस, जिसको हम अपने पिता संगठन की तरह या मातृ संगठन की मानते हैं, उसके जैसे औरंगजेब ने माइक खींचा होगा या औरंगजेब ने अपने बाप के हाथ से ताली खींची होगी, वैसे किसी की संस्कृति है। मैंने किसी का नाम नहीं लिया। अब किसी को बुरा लगे, कोई टीपू संस्कृति में पला बड़ा हो, कोई औरंगजेब संस्कृति में पला बड़ा हो, तो वो करेगा। सुनिए, अरे मैंने अरे भाई अभी आपने जिंदगी में की नहीं है। अब सुन, अब इसके अलावा कुछ है इस देश की इंतजार करेंगे आप देश के बारे में? औरंगजेब बाबर जब से ये क्या डिबेट कर रहे हैं? हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई एक सेकंड, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, आप उनको बात रखने दीजिए। वहां से दो सवाल आए इन्हीं पे थे। अमीश जी, इन्होंने कहा कि देखिए मस्जिद में जाकर लिंग मंदिर नहीं खोजना है, आरएसएस ने कहा है। ये आरएसएस, हाँ, तो आरएसएस की बात मानने लगे, अच्छी बात है। पर मैं बोलता हूं कि जिस प्रकार से ये नहीं करना है, एक बार बोल दे कि मंदिर की जमीन में वक्फ भी नहीं खोजना है। 1500 साल पुरानी जमीन वक्फ क्लेम कर ले जिसमें मंदिर है, जब इस्लाम जो है वो तैयार भी नहीं हुआ था। इस्लाम धर्म जो है वो 1400 साल से लागू हुआ, तो तब तो ठीक है। पर मंदिर में जाकर नहीं, मस्जिद में जाकर मंदिर नहीं खोदना है, ठीक है। और आखिरी बात, अभी हाँ भाई, इनको आपने राहुल गांधी पे पूछा, कैसे बोलेंगे राहुल गांधी हमारा नेता है? आईपी सिंह ने ट्वीट करके कहा कि ये व्यक्ति जो है इसकी उम्र 55 की और दिल बचपन का है। और राम गोपाल यादव ने कहा हम राहुल गांधी को लीडर नहीं मानते, अन्यथा बोले राहुल गांधी को लीडर मानते नहीं मानते, मना कर दिया उन्होंने। अरे मैं कह रहा हूं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय क्या ये जो आईपी सिंह ने करा, आप देखिए 2024 का बिल्कुल अंत है, 25 आने वाला है। ये जो आईपी सिंह ने ट्वीट करा, कहा कि राहुल जी की उम्र 55 की है और काम बचपन के हैं, आप उस पर एग्री है डिसएग्री? ये कौन है आईपी सिंह? पार्टी, अरे आपकी पार्टी के वरिष्ठ अखिलेश जी के बात सुन लीजिए। रामगोपाल यादव कौन है? लीजिए मेरी रामगोपाल यादव बात सुनिए। रामगोपाल यादव कौन है? मैं जो बोल रहा हूं सुन लीजिए। प्रोफेसर रामगोपाल यादव कौन है? पार्टी, अरे बोल तो, ऐसे ट्वीट को ऐसे को पार्टी इंडोर्स नहीं करती है। कोई इंडिविजुअल अगर कुछ लिखता है तो उसकी अपनी जिम्मेदारी होती है। बोल रही है नहीं, जिनका पहले आपने नाम लिया, प्रोफेसर रामगोपाल यादव तो पार्टी के सबसे प्रमुख महासचिव हैं, उनका सम्मान है पार्टी में। तो उन्होंने जो बोला जायज है? क्या जायज है? उन्होंने जो बोला, क्या बोला? प्रोफेसर रामगोपाल क्या बोला? उन्होंने बोला, क्या बोला? नहीं, बिल्कुल क्लियर। अखिलेश यादव जी हमारे नेता है, बहुत बढ़िया। सभी कह रहे हैं अखिलेश यादव जी हमारे नेता है, इसमें बुराई क्या? मुझे समझ में नहीं आई कि वक्फ के मामले के ऊपर किस तरह से कहा जाता है वो भी एग्रीएबल नहीं है। आपने बोला कि मैं डिसएग्री करता हूं। वक्फ के बारे में जो भ्रम फैलाने का काम बीजेपी कर रही है, 1500 साल पुराना मंदिर, कॉमनल एजेंडा है, भारतीय जनता पार्टी का कॉमनल एजेंडा है। मुसलमानों से संबंधित हर चीज को टारगेट करती है, प्रधानमंत्री जी को तो हर चीज को टारगेट करती है। कर रहे हैं। सम्मानित प्रधानमंत्री के पद के सम्मान हम करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री अगर गलत नीतियां अगर लागू करेंगे तो हम उसको अपोज भी करेंगे। क्या गलत? मुसलमान कैसे? तमाम गलत। प्रधानमंत्री कहते हैं इनको कपड़े से पहचानो, ये मंगलसूत्र छीन लेगा, ये भैंस चुरा के ले जाएगा। ये प्रधानमंत्री की भाषा है। देश का प्रधानमंत्री इस तरह की भाषा इस्तेमाल करता है, उनका सम्मान आप चाहते हैं, हम उस पद का सम्मान करेंगे। पद की गरिमा है, प्रधानमंत्री को भी अपनी पद की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। जी बोले 30 सेकंड। क्योंकि आज पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच में नहीं रहे, आपको इन्होंने कहा कि ये भाषा है, ये उद्धव ठाकरे का मैं बयान बता रहा हूं। उन्होंने, उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को
HIJRA बोला, मैं पूरा नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मर्यादा होती शो की। HIJRA, आप समझ गए क्या बोला? अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये उद्धव सेना के साथ है, उद्धव सेना से मिलते जुलते, बोले उद्धव सेना को निकालो। मनमोहन सिंह जी को ना केवल राहुल गांधी ने उनका ऑर्डिनेंस फाड़ा, उनकी लास्ट जो मीटिंग थी उस पे नहीं गए, लेफ्ट ने तो समर्थन खींच लिया था यूपीए 1 से, तो ये भी कुछ ज्यादा ना बोले। HIJRA सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए, सुनिए एक सेकंड सुनिए, पाशा जी सुनना पड़ेगा, पाशा जी सुनना पड़ेगा, पाशा जी सुनना नहीं कर सकते यार, ये तरीका ठीक नहीं है। एक बार आते डिबेट इस प्रकार से, उदाहरणों को देखकर इनको रोकिए, इनको रोकिए, इनको रोकिए, इनको रोकिए, इनको रोकिए। मैं बिल्कुल रोक रहा हूं, एक सेकंड आप अपनी बात को डिफेंड नहीं कर सकते। प्रोफेसर बाशा उनको सुन लीजिए 10 सेकंड, प्रोफेसर बाशा 10 सेकंड सुन लीजिए, फिर ऑडियंस के सवाल ले रहा हूं मैं। बाकी सब छोड़ नहीं है, अभी छोड़ दीजिए पाशा जी, ये तरीका आपका गलत है। आप डिबेट के देखिए, ये शायद डिबेट ज्यादा करते नहीं इसलिए, या इनको लगता है जंगल राज है, डिबेट राज नहीं है। सुन लीजिए, राज तो पूरे देश को बना रखा है अमीश जी, प्लीज कैन आई कंप्लीट? मिस्टर पाशा शांत, पूरे देश को बना रखा है। ओके मिस्टर पाशा, करके बात करेंगे तो जवाब नहीं दूंगा ना। अरे कौन आपको एड्रेस कर रहा है? 4 सीट आती नहीं है, एड्रेस कर रहा है, एड्रेस कर रहा है कौन है? बिहार में आपकी नंबर 1 पार्टी नहीं है, चलिए छोड़िए, आप कौन एड्रेस जवाब दूंगा? अरे एलजेपी की इनकी से ज्यादा 84 में 2 सीटें आई थी भारतीय जनता पार्टी के, याद है कि नहीं याद है आपको? अनुराग जी इतना बड़ा घमंड है, इतना बड़ा घमंड, इतने इस तरह की बात करेंगे। सीट आई है 4 सीटें, आपकी 2 सीटें इस देश के अंदर में। ओके ओके ओके, हिंदुस्तान के अंदर में हम सब एक हैं, शांत होगा पड़ेगा। आपने बोला ये है इंडिया अलायंस की एकता, ये है इंडिया अलायंस की एकता, और सपा ने पकड़ लिया। क्या तरीका है ये? एकता है इंडिया अलायंस की, और आपके सामने हमारी एकता से भाजपा भयभीत है। एक सेकंड, साइलेंस ऑन द फ्लोर। अपनी बात को आप रखिए क्विकली। अभी क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की बात हो रही थी, सुनिए। हमारे ऊपर 200 साल राज किया था, उन 200 सालों में वो हमारे देश को लूट के लंदन में पैसा ले जाते थे, लेकिन मुझे लगता है कि इन 10 सालों के अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह, राहुल गांधी और सोनिया गांधी की सरकार ने जितना घोटाला किया और जितने पैसे ये स्विस बैंकों में लेके गए, वो शायद 200। अब बताओ, अब आप सुनिए। उन्होंने कहा हाँ भ्रष्टाचार पे मैं लड़के आया, मैंने पार्टी बनाई, मैंने इलेक्शन लड़ा, मैं जीता, लेकिन आज देश खत्म हो जाएगा अगर इंडिया अलायंस नहीं बना, हम सारे इकट्ठे नहीं हुए, सपा और आरजेडी और लेफ्ट और कांग्रेस सब इकट्ठे नहीं हुए तो देश का संविधान ही बर्बाद कर देंगे। इसलिए पहले देश बचाओ, भाजपा हटाओ, फिर हम एक विवेक जी बाहर निकल गए। आज जरा आपसे विस्तार से बात कर लें। इधर आ गए। ये मतलब मैं समझ नहीं पा रहा, ये देश का संविधान जो है ये कैसे बर्बाद हो रहा है? देश कैसे बर्बाद हो रहा है? देखिए, देश ऐसे बर्बाद हो रहा है, जगह जगह आप मस्जिदें खोदना चाहते हैं, अच्छा। मजार खोदना चाहते हैं, और तो और कल कोर्ट में पहुंच गए रिट लेके, बोला साहब सलमान रुश्दी की बुक फिर से री रिलीज करो, अच्छा। हम फिर से पंगा लेंगे। अच्छा। यानी कि आप बेसिकली ये चाहते हैं कि देश के अंदर तनाव फैले। नौकरी कोई बात नहीं करेगा, सस्ती स्कूल की पढ़ाई कोई बात नहीं करेगा, कॉलेज की फीस कोई बात नहीं करेगा, हॉस्टल का प्लेसमेंट हो रही है कॉलेज में नहीं, कोई बात नहीं करेगा। क्या बात करेगा? हमारा गौरवशाली इतिहास था और हम नहीं था क्या? खोद के निकालेंगे। नहीं, आप नहीं मानते? 1940 आप अपने एक सेकंड आपने बोला आप अपने देश के गौरवशाली इतिहास को मानते हैं कि नहीं मानते? मैं हमारा देश मार्क्स और लेनिन से तो नहीं जाना जाता, राम और कृष्ण से जाना जाता है, मानते हैं नहीं मानते? हमारा देश 1947 के बाद नहीं, हमारा देश मैं इस बात से घनघोर तरीके से आपका देश बुद्ध से जाना भारत का जन्म 1947 में नहीं हुआ। भारत का जन्म आदिकाल से है, भारत का जन्म राम से है, भारत का जन्म कृष्ण है, भारत का जन्म गुरु नानक देव से है, भारत का जन्म गौतम बुद्ध से है। भारत की क्यों नहीं? नहीं, अब क्यों नहीं? क्योंकि अब सुन लीजिए, लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल उत्तर है। आपका देश, ये भारत आपका देश, सुन लीजिए, ये भारत के संविधान में नहीं लगा। अपने माता पिता के आपके पैर छू रहे होते हैं, लेकिन छूते हैं लोग। नहीं, आप भारत के संस्कार है, भारत की संस्कृति है। आप गलत कह रहे हैं। हाँ, मैं तो गलत है सर, गलत है। सच्चाई ये है, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो फाउंडिंग फादर्स ने इस देश के जो आजादी की लड़ाई में लड़कर के बनाया, उसकी जो आत्मा है, उस आत्मा में एक का कॉपीराइट नहीं है। उसमें राम बुद्ध, उसमें अजमेर के ख्वाजा शरीफ, उसमें चर्च, उसमें भगत सिंह, उसके अंदर वो मजदूर, उसमें वो किसान, उसमें आपके जैसा पत्रकार, आपके जैसा पत्रकार भी है। ये कॉम्पोजिट मत बोलिए, भारत का जन्म साल 1947 में नहीं हुआ। आत्मा में बहुत भारत का जन्म
भारत का जन्म आदिकाल से है। भारत तब भी था We follow the जब यहाँ अंग्रेज नहीं We थे, follow the जब यहाँ मुगल नहीं थे। लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बारे में शहजाद भाई की बात को मैं आगे बढ़ाता हूं। पहले मम्मी भी थी, बेटा भी था, अब बहन भी आ गई, कुछ दिन में जीजा भी आएंगे, लेकिन कांग्रेस का कुछ नहीं होने वाला है। कांग्रेस का कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि परिवारवाद का पोषक अगर कोई पार्टी है, परिवारवाद का कोई पोषक है तो वो कांग्रेस पार्टी और उनके गठबंधन के लोग हैं। कभी नहीं होने जा रहा है। उन लोगों ने बिजनेस बना दिया, उन्होंने राजनीति को बिजनेस बना दिया। कांग्रेस राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने कांग्रेस को एक पार्टी नहीं, व्यापार बना दिया। मैं एक एक नेता का नाम लूंगा, उस पर आपको अपनी राय देनी है। प्रोफेसर साहब, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जाहिर है कि वो प्रशंसा लायक नहीं है उनका काम। पद पर जहां है उस पद का हम सम्मान करते हैं, प्रधानमंत्री के पद पर हैं, हम उस पद का सम्मान करते हैं। उनकी पॉलिसियों को हम एक्सेप्ट नहीं करते, उनकी पॉलिसियां जन विरोधी पॉलिसियां रही। जी, 15 सेकंड में आपने एग्जैक्टली समाप्त करा। डॉक्टर अनुराग भदौरिया, अखिलेश यादव और राहुल गांधी, चूज वन। अखिलेश यादव इस देश के सबसे बड़े नेता हैं और उनके पास वो क्षमता है विकास करने की, उनको क्षमता है कमजोर लोगों को ऊपर ले जाने की। शहजाद, आपके लिए थोड़ा टफ है। आतिशी बेहतर सीएम थी है या केजरीवाल? आतिशी बिल्कुल बेहतर सीएम थी, परंतु वो अंधों में काना राजा कौन, इस प्रकार की स्थिति है। और विवेक जी, आपके लिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीतेगी या कांग्रेस जीतेगी? दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीत रही है, बड़ा साफ सा सवाल है, लेकिन कांग्रेस एक बड़ा घटक दल है इंडिया अलायंस का और रहेगा, और फरवरी के बाद दोनों हाथों में हाथ डाल के गाना जरूर गाएंगे। बिहार का बेहतर मुख्यमंत्री कौन रहा है, जीतन राम मांझी या नीतीश बाबू? निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में जो विकास हुआ है वो सबने देखा है। बिहार को जंगल राज से निकालने वाले आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, और मैं इस मंच के माध्यम से यह मांग भी करना चाहता हूं कि आदरणीय नीतीश कुमार की जो भूमिका जो रही है बिहार को विकास की ओर ले जाने में, उनको भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए। भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए। आप सबको आने वाले वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सबका भी बहुत बहुत अभिनंदन। आप आज इस मंच पर आए, आप हमारे साथ जुड़े। तो फिलहाल आज के इस खास एडिशन में इतना ही। उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। आपको मेरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।